तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि आज का टॉपिक जो इतना इंपॉर्टेंट मैं आप लोग के लेके आ गया हूँ कि 4 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन 4 सॉल्व करके एग्जाम में आएंगे। पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे करने वाले हैं। बीच में छोड़ के नहीं भागना, आपको पूरा वीडियो वॉच करके जाएंगे तो बिल्कुल बेहतर करेंगे और उतना बेहतर रिजल्ट लाएंगे जितना सोचे नहीं होंगे। आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए और मुझ पर भरोसा रखिए कि 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही रहेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से हम लोग देखेंगे और समझेंगे तो फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं इतना आसान भाषा में बताऊंगा कि अभी कभी याद हो जाएगा कि मतलब रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा अभी याद हो जाएगा। आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर लाएंगे। तो पहले क्वेश्चन दिया गया है, देखिए स्वस्थानीय संरक्षण क्या है। इनको इन सीटू भी बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं इन सीटू क्या है। तो देखिए किसी जीव को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखा जाती है। मान लीजिए कि कोई जीव है जो कि विलुप्ति के कगार पे है। कैसा है? कोई जीव है जो कि विलुप्ति के कगार पे है, लग रहा है कि वो विलुप्त हो ही जाएगा, तो उसको बचाने के लिए पूरा जंगल का घेराव कर दिया जाता है। पूरे जंगल को, देखिए मान लीजिए जंगल है, इसमें जीव है, इस पूरे जंगल को सुरक्षित रखा जाए, चारों तरफ से निगरानी रखी जाए, तो उसको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। ध्यान दे दिए कि जब किसी जीव को सुरक्षित रखने के लिए सारा जंगल को क्या रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। समझ गए आप लोग? जब पूरा जंगल को सुरक्षित रख लिया जाएगा जीव को बचाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। और इसका एग्जाम्पल में हर साल ऑब्जेक्टिव एक रहता ही रहता है, हर साल एक एग्जाम्पल सब्जेक्टिव रहता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जीवमंडल आरक्षीय स्थान। बिल्कुल नहीं भूलें, ये तीनों एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल जरूर एग्जाम में रहेंगे। और क्या परिभाषा था? जब किसी जीव को सुरक्षित रखने के लिए क्या, सारे जंगल को सुरक्षित रखना, वो क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। और ये एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल अच्छे तरह से रिवीजन करके ही जाना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसको XC2 बोलते हैं। तो देखिए जब कोई जीव है जो कि विलुप्ति के कगार पे है, समझ लीजिए पहले तब परिभाषा पढ़ेंगे। जब कोई जीव है जो विलुप्ति के कगार पे है, तो इसको विलुप्त होने से बचाने के लिए इस जंगल से निकाल के और किसी निश्चित स्थान पर ले जाए, क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। निश्चित स्थान पे क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। मतलब वो विलुप्ति के कगार पर है और इसको विलुप्ति से बचाने के लिए किसी निश्चित स्थान पे रख दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण बोलते हैं। देखिए जब किसी जीव को विलोपन के संकट से बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है और उसे बाह्य संरक्षण कहते हैं। त्वरित सहायता मतलब समझते हैं, मतलब ये जंगल से निकाल कर कहीं रख दीजिए। जैसे में जंतु उद्यान हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, वन्य जीव सफारी पार्क हो गया, ये सब एग्जाम्पल। जैसे जंतु उद्यान समझते हैं, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में शेर को रखा जाता है या बाघ को रखा जाता है। आप लोग देखे हो क्यों रखा जाता है? कि जो विलुप्ति के कगार पे हैं तो उनको विलुप्ति से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनको जंगल से निकाल कर और उन्हें कहीं निश्चित स्थान पे क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो बाह्य स्थानीय की परिभाषा क्या हो गया? जब किसी जीव को बचाने के लिए किसी जंगल से निकाल कर उसे निश्चित स्थान पर ले जाकर रख दीजिए, उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल नहीं भूलना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले है जंतु उद्यान, वनस्पतीय उद्यान और है वन्य जीव सफारी पार्क। बाह्य संरक्षण के क्या है, उदाहरण है। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऑब्जेक्टिव भी और थ्योरी भी यहाँ से बनते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? तो देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जातीय विविधता, जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है, उच्च स्थान पर होती है। मतलब क्या, ये ऐसा स्थान, हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या होता है, वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जीव की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उच्च होती है। और इन जीवों को बचाने के लिए क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे घेराव कर दिया जाता है। तो उसको हम लोग देखिए क्या बोल रहे हैं, परिभाषा फिर से देखिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानीय होती है तथा उन जातियों को अन्य स्थान पर नहीं, मतलब अन्य स्थान पर नहीं होती है, उस स्थान पर बहुत ज़्यादा होती है। तो उन स्थान को घेराव कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, घेराव, वहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट बोलते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है। विश्व में कुल अभी जैव विविधता कितना है और हॉटस्पॉट की संख्या कितना है, 34 है। पहले कितना था, 25 था। बाद में कितना जोड़ा गया है, 9 जोड़ा गया है। बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये देखिए पहले अभी कितना है, 34 है जैव विविधता हॉटस्पॉट। पहले कितना था,
25, बाद में कितना खोजा गया 9, तो टोटल कितने हो गए 34। नहीं भूलना, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए वही दिया है, सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे और उसके बाद 9 और जुड़ेगा, जिसमें से कुल कितना हो गया 34 हो गया। एक बात यहाँ से और मैं बता दूं, भारत में कितने, वो तो विश्व की बात है कि विश्व में कितने हैं 34 है। भारत की बात पूछेगा तो भारत में है 3, जिसमें है एक पश्चिमी घाट, एगो इंडो वर्मा है और एगो हिमालय है। बिल्कुल याद रखना है। एगो क्या है पश्चिमी घाट, मैं लिख दूं, आइए, एगो है इंडो वर्मा पहला, दूसरा पश्चिमी घाट और तीसरा है हिमालय। तीसरा क्या है हिमालय। बिल्कुल याद रखें, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितना है 3 हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जैव विविधता को क्यों संरक्षित रखना चाहिए। तो देखिए जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए क्यों रखना चाहिए, तो देखिए जैव विविधता से हमें अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। क्यों रखना चाहिए, जिससे हमको लाभ मिलता है, जैसे हमें खाद्य पदार्थ मिलता है, जैसे हमें अनाज मिलता है, दाल मिलता है, फूल मिलता है इत्यादि प्राप्त होता है, या इससे बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाता है। जैव विविधता से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, बहुत सारी औषधियाँ मिलती है, अनाज मिलता है, दाल मिलता है, फूल मिलता है और सारे भी बहुत चीज़ मिलते हैं जैव विविधता से। इसलिए जैव विविधता को क्या रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, संरक्षित नहीं रखेंगे और जैव विविधता खत्म हो जाए तो अनाज नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगा, फूल नहीं मिलेगा, बहुत सारी औषधियाँ नहीं मिलेगी। ये औषधियाँ गलती है, मैं लिख देता हूँ। देखिए औषधियाँ ऐसे बहुत सारे औषधियाँ हमको जैव विविधता से क्या होती है, प्राप्त होती है। बिल्कुल ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परजीविता क्या है। तो देखिए परजीविता क्या है कि यह वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव पर या पौधे पर रहते हैं और उन्हीं को हानि पहुंचाते हैं। जैसे हम लोग शरीर में आप लोग देखे वो जू का नाम सुना है, जैसे जू हमारे सर पे रहते हैं और हम इससे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब दूसरे के जीव पे रहे ना या पौधे पर है ना, उन्हीं को क्या पहुंचाना, हानि पहुंचाना। इस तरह के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। भूलना नहीं है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल अच्छे से क्या करना है, याद करना है बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है सहभोजिता क्या है। तो देखिए सहभोजिता क्या है, यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जाति को लाभ होगा और दूसरा जाति को ना लाभ ना हानि। ध्यान रखिए, पहले बात सुनिए। मान लीजिए कि दो जाति है, कितनी जाति है, 2 जाति है और दोनों जाति आपस में मिली हुई है और एक जाति को लाभ हो जाता है और दूसरा जाति के ना लाभ होता है, दूसरा जाति को ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो इस तरह के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहभोजिता बोलते हैं। बिल्कुल याद रहेगा कि सहभोजिता क्या है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जाति को क्या होगा, लाभ होगा और दूसरे जाति को न लाभ होगा और न ही हानि होती है। जैसे एग्जाम्पल, आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड, या दूसरा पहला एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि देखिए आम के शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला क्या, आर्किड का पौधा, और दूसरा क्या, हवेल की पीठ पर क्या, आवास बनाने वाला बार्नेल। मतलब बार्नेल क्या हो जाता है, हवेल से चिपक जाता है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता है। तो उससे हवेल को तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बार्नेल को फ़ायदा हो गया कि एक स्थान से दूसरा स्थान तो क्या हो गया, पहुंच गया। समझ रहे ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब एक जाति को इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है और दूसरे जाति को क्या हो रहा है, ना लाभ ना हानि। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो और इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आता है, थ्योरी भी आता है। सहोपकारिता क्या है, तो एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें भाग लेने वाले दोनों जाति को लाभ हो जाता है। दोनों जाति को क्या हो जाता है, लाभ। पर सहोपकारिता में क्या होता है, मतलब 2 जाति है, दोनों जाति आपस में पारस्परिक क्रिया की है, संबंध बनाई हुई है और दोनों जाति को लाभ है। जैसे एग्जाम्पल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जैसे कवक है, यह शैवाल के साथ आपसी संबंध बना लेता है। देखिए कवक है, ये कवक जो है शैवाल के साथ बना लिया, किसके साथ, शैवाल के साथ संबंध बना लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो इन दोनों को फायदा है, शैवाल को भी फायदा है और कवक को भी फायदा है। समझ रहे ना, कवक को भी फायदा है, शैवाल को भी फायदा है और ये दोनों आपसी संबंध मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले एक और बता देता हूँ, माइकोराइजा। जब कवक जो होता है
कवक जो होता है वो उच्च कोटि के पादप के साथ, उच्च कोटि के किसके साथ, पादप के साथ संबंध बना ले तो उसको कवक मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवक मूल, या इसी को बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो इसमें कवक को भी फायदा हो जाता है और उच्च कोटि के पादप को भी क्या हो जाता है, फायदा। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देगा माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है सहोपकारिता का है। या पूछ देगा कि लाइकेन किसका एग्जाम्पल है, तो किसका है, सहोपकारिता का है। बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे भी, बिल्कुल याद रखना है। अगला आते हैं परभक्षण क्या है। देखिए परभक्षण क्या है, तो परभक्षण क्या है, यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को क्या होती है, हानि होती है। तो परभक्षण क्या है कि एक जाति को क्या होगा, इसमें लाभ होगा और दूसरी जाति को क्या होगी, हानि होगी। बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पृथ्वीतापाजी या यूरीथर्मल क्या है। तो देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो तापमान के व्यापक परास को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उसे यूरीथर्मल कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है, यूरीथर्मल किसे कहेंगे कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो तापमान के व्यापक परास को भी क्या कर लेंगे, सहन कर लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल बोलेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला आता है स्टेनोथर्मल क्या है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो तापमान के कम परास में ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा परास इनकी ज़रूरत सहन नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, देखो यूरीथर्मल जो है वो ज़्यादा जितना टेम्परेचर रहेगा उसके परास को सहन कर लेंगे, लेकिन ये कम तापमान में ही रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेनोथर्मल कहते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बाबू, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है। तो देखिए प्राथमिक उत्पादकता के द्वारा निश्चित समय तथा निश्चित प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए कुल कार्बनिक पदार्थ को, देखिए जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना और पौधे क्या बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो ये कार्बनिक पदार्थ जो बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जितना कार्बनिक पदार्थ बनेगा उन सबको हम लोग बोलते हैं जीपीपी। इसका अंग्रेजी क्या होता है, जीपीपी शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिएगा। जीपीपी किसका शॉर्ट फॉर्म है, सकल प्राथमिक उत्पादकता को हम लोग जीपीपी बोलते हैं। ठीक है, ये टोटल हो गया, जितना बना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितना कार्बनिक पदार्थ बना उसको हमने बोला क्या कि जीपीपी। ध्यान सुनिएगा, जितना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक पदार्थ बना उसको हमने जीपीपी बोला या सकल प्राथमिक उत्पादकता बोला। अब सुनिए, अब जितना हमने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जीपीपी बनाया है उसमें से कुछ ना तो कुछ पेड़ पौधे खर्चा करेंगे, मान लीजिए कि श्वसन रेस्पायरेशन, ये खर्चा ले लिए तो बनता है एनपीपी। क्या बनता है, एनपीपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीपीपी में से आर घटा देंगे तो हमें क्या मिलता है, एनपीपी मिलता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए कुल कार्बनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वही क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध या इसी को बोलते हैं कुल, याद रख लीजिएगा, शुद्ध या कुल प्राथमिक उत्पादकता क्या है। तो देखिए उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए कुल पदार्थों में से कुछ भाग श्वसन में उपयोग हो जाते हैं। किस में हो जाता है, श्वसन में। किस में उपयोग हो जाता है, श्वसन में। तो जो श्वसन में उपयोग हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध या कुल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है, जैसे फॉर्मूला ये भूलना नहीं है कि जीपीपी मतलब कुल कार्बनिक पदार्थ, उसमें से श्वसन में खर्चा हो गया तो बचा क्या, एनपीपी। बिल्कुल नहीं भूलना, ये संबंध यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से इसको देख के जाएंगे। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।